नमस्कार दोस्तों। अब हम जिस टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस बिंदु या शीर्षक को प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत फायदेमंद और लाभकारी होगा और सभी एग्जाम में ये बिंदु पूछा जाता है। हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग 70%, चाहे वो रेट हो, पटवार हो, एसआई भर्ती, एसआई जो भर्ती परीक्षा उसमें तो 90% हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। और बाकी जो एग्जाम है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक हो, चाहे सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हो, हर एग्जाम में यहाँ से टीजीटी, पीजीटी, यानी जो भी एग्जाम है जहाँ भी हिंदी ग्रामर शामिल की गई, लगभग 70% व्याकरण पूछी जाती है। और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, बहुत फायदेमंद होने वाला है। देखो, हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। देखो, भाषा मूल रूप से भाष धातु से बना है। कौन सी धातु? भाष धातु से बना है। भाष धातु, भाष धातु से बना है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। और जैसे ही धातु शब्द आता है, वैसे हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि धातु मूल भाषा में जैसे धातु की जो मूल भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। मूल भाषा का नाम आती है, हमारे जहन में संस्कृत आ जाना चाहिए, क्योंकि जो मूल भाषा है, जो प्राचीन भाषा है, संस्कृत है। और उसी से जो भाष शब्द आया है वो मूल भाषा से, अर्थात मूल धातु से आया, जो संस्कृत की धातु है, भाष धातु से बना है। और भाष का अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। विचारों को प्रकट करना, प्रकट करना। भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचारों को प्रकट करना। भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचारों को प्रकट करना। शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना, अर्थात भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है या माध्यम, इसे कह सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन या माध्यम है। विचार क्या है? देखिए, विचार एक ऐसा शब्द है जो मन में या एक मानव के भावों को अभिव्यक्ति है। जब उस मानव के मन में कोई विचार आता है तो ये एक तरह से अध्वन्यात्मक इकाई होती है। अध्वन्यात्मक इकाई होती है। अध्वन्यात्मक इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है? अध्वन्यात्मक इकाई होती है। देखो, ये दो तीन शब्दों से मिलकर बना है। अध्वनि प्लस आत्मक, अर्थात आत्मा में ऐसा विचार, ऐसा भाव जो ध्वनि का रूप धारण नहीं किया है, जिसे ध्वनि का जामा नहीं पहनाया गया है, ध्वनि का जामा नहीं पहनाया गया है, अर्थात आवाज के रूप में नहीं है, आवाज के रूप में प्रकट नहीं किया गया, आवाज के रूप में नहीं है, आवाज के रूप में नहीं है, अर्थात अ यानी नहीं, अ यानी नहीं, ध्वनि यानी आवाज, आत्मक यानी जिसकी आवाज नहीं है, वह अध्वन्यात्मक इकाई है विचार। देखिए, विचार एक व्यक्ति के मन में, मेरे मन में क्या है और दूसरे व्यक्ति के मन में क्या है, ये किसी को पता नहीं है। जब तक कि उसको ध्वनि का जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक उसका मन का भाव क्या है उसका कोई पता नहीं है। अर्थात एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? साधन। साधन या माध्यम, साधन या माध्यम।
अर्थात एक वस्तु को दूसरे स्थान पर और दूसरी वस्तु के अन्य स्थान पर पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहेंगे भाषा। उसी प्रकार से एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास और दूसरे व्यक्ति के विचारों को अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाने का जो एकमात्र साधन है वो क्या है? भाषा है। देखिए आप, जैसे ये दो व्यक्ति हैं, इसके मन में क्या विचार है, इसके मन में क्या विचार है इसको नहीं पता, इसको नहीं पता। और इसके मन में क्या विचार है, इसके मन में क्या विचार है इसको नहीं पता। और इसके मन में क्या विचार है इसको नहीं पता है। यही क्या है? ध्वनि है। अर्थात जो विचार है वह अध्वन्यात्मक इकाई है और इस अध्वन्यात्मक इकाई को ध्वनि का जामा पहनाने पर जो आवाज उत्पन्न होती है, जो ध्वनि होती है, वो क्या कहलाती है? वो भाषा कहलाती है। आगे देखिए, देखो भाषा शब्द जो है वो भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से बना है। और भास का अर्थ हमने पढ़ा है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। और जिस माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं, जिस माध्यम या साधन से विचार प्रकट किए जाते हैं, जिस माध्यम या साधन से विचार, जिस माध्यम या साधन से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, विचारों का लेन देन किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान या विचार विनिमय, विचार विनिमय, विनिमय या कहते विचार विमर्श, विचार विमर्श या विचारों का लेन देन, विचारों का लेन देन किया जाता है, किया जाता है। यानी जिस माध्यम या साधन से विचारों का आदान प्रदान, विचार विनिमय, विचार विमर्श या विचारों का लेन देन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? वो भाषा कहलाती है, भाषा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा जो शब्द है भाष धातु से बना और भाष का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अर्थात वह विचार वह अध्वन्यात्मक इकाई होती है, विचार वह अध्वन्यात्मक इकाई होती है जिसे ध्वनि का जामा पहनाने के बाद वो उस व्यक्ति के उद्गार या भाव को प्रकट करती है। आगे देखिए, अब ये साधन क्या है, साधन या माध्यम क्या है? देखिए आप, साधन, देखो साधन या माध्यम हम कह दें देखो ये साधन एक ऐसा, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक व्यक्तियों के विचारों को एक से एक या एक से अधिक अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को एक या एक से अधिक व्यक्तियों के पास पहुंचाना और एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों को एक या एक से अधिक व्यक्तियों के पास पहुंचाना ही क्या कहलाता है? साधन। ये जिस माध्यम से होता है उसे क्या कहेंगे हम? साधन। और साधन या माध्यम क्या है? भाषा है। एक व्यक्ति के भावों को दूसरे व्यक्ति के पास या एक समूह के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को दूसरे समूह के पास पहुंचाने का जो एकमात्र साधन है वो क्या है? भाषा है। क्या है?
भाषा। भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं। देखो, भाषा जो शब्द है भाष धातु से बना और भाष का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। और भाषा एक ऐसा साधन है जो एक व्यक्ति या एक समूह के विचारों को दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह के पास पहुंचाया जाता है। वो कार्य जो करता है या वो जो साधन है वो क्या है? भाषा है। सबसे पहली विशेषता आती है, भाषा एक क्या है? अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति, अर्थात भाषा को अर्जित किया जाता है। वैसे तो भाषा जन्मजात होती है, जन्म से ही बच्चा सीख कर आता है, जन्मजात होती है। भाषा क्या होती है? जन्मजात होती है। लेकिन उसमें वो जन्मजात जो भाषा होती है उसमें धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है? सुधार होता है। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति, अर्थात इसे समाज में रहकर, परिवार में रहकर, एक समूह में रहकर, एक सामाजिक प्रक्रिया में रहकर उसे अर्जित किया जाता है। तो भाषा पहली विशेषता क्या है भाषा की? कि ये अर्जित संपत्ति है। क्या है? अर्जित संपत्ति। इससे अर्जित किया जाता है, इसे सीखा जाता है, समय के साथ इसे सीखा जाता है। दूसरी है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात समाज में रहकर व्यक्ति इसे सीखता है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज में रहकर ही व्यक्ति क्या है? इस भाषा को सीखता है। अर्थात भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, या परिवार में रहकर वो सीखता है या किसी समूह में रहकर वो सीखता है। तो दूसरी विशेषता भाषा की होगी हमारी, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। पहली है अर्जित संपत्ति है और दूसरी है एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप नहीं है। अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप में अध्ययन करते हिंदी का उद्भव नहीं होता, अर्थात इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अगर भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो आज हम संस्कृत पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि भाषा समय के साथ बदलती नहीं है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता नहीं है, अर्थात इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। और इसी कारण आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि समय के साथ भाषा परिवर्तनशील है। क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। अर्थात चौथी जो विशेषता आती है वो है परिवर्तनशील। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है, समय के साथ वो बदलती रहती है। अगर भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो ये जो बालक है जन्म से जो भाषा बोलता है, पैदा होते वही भाषा बोलता, उसमें कोई सुधार संभव नहीं होता। अर्थात जो बच्चा है, बालक है, वो क्या बोलता? जन्म की ही भाषा बोलता, लेकिन वो जन्म के साथ, समय के साथ धीरे धीरे उसकी भाषा में सुधार आता है। इसलिए भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप होता है, अर्थात भाषा का क्या होता है? मानक स्वरूप है। भाषा में मानकीकृत वर्ण होते हैं, जिसे संविधान में मान्य किया गया, मानक का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार से एक सवाल पूछा जाता है कि हिंदी में मानकीकृत वर्णों की संख्या कितनी है? 56। और हिंदी वर्णमाला में देखो 3 आते हैं। वर्णों की संख्या को लेकर भी कंफ्यूज है, और तीनों उत्तर यहाँ पर सही है। हिंदी में मानकीकृत वर्णों की संख्या 56 है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, और हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। तो भाषा का मानक स्वरूप होता है। छठी विशेषता है भाषा कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर सीखते हैं। सरल की ओर या सरल की तरफ बढ़ती है, कठिन से सरल की ओर या सरल की तरफ। अर्थात सबसे पहले जब बच्चा आता है स्कूल में या परिवार में, तो सबसे पहले उसके लिए भाषा बहुत क्लिष्ट होती है, बहुत कठिन होती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो क्या है? उस भाषा को सीखता है, और जब वो सीख जाता है तो उसी के लिए वो भाषा क्या हो जाती है? इसीलिए व्यक्ति आजीवन
कठिन से सरल की ओर भाषा को सीखता रहता है। जैसे कठिन अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए क्या है, हिंदी मेरे लिए सरल है क्योंकि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, और यही अगर अंग्रेजी या उर्दू की बात हो या पंजाबी की बात हो तो मेरे लिए कठिन हो जाती है। इस प्रकार से भाषा कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। अब देखो, अब ये भाषा कैसे सीखी जाती? अनुकरण के द्वारा। बच्चा कैसे सीखता? अनुकरण के द्वारा। अनुकरण में भी दो बातें होती है, एक होता है उच्चारण यानी बोलकर जिसे सुनकर सीखा जाता है, और दूसरा होता है लेखन, लिखकर द्वारा अनुकरण किया जाता है। पहला लिखकर, पहला उच्चारण और दूसरा लेखन के द्वारा भाषा को सीखा जाता है। आगे देखते हैं भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? देखो, व्यक्ति में भाषा को सीखने के लिए, व्यक्ति में या मनुष्य में भाषा को सीखने के लिए 3 योग्यताएं होनी आवश्यक है। अगर उसमें तीनों योग्यताएं हैं तो भाषा को सीख सकता है। सबसे पहली है, कितनी योग्यताएं होनी आवश्यक है? 3 योग्यताएं, 3 पात्रताएं उसमें होनी आवश्यक है। पहली है जिज्ञासा, उसमें क्या हो? जिज्ञासा हो, सीखने की जिज्ञासा। दूसरा क्या है? अनुकरण, अनुकरण के द्वारा भाषा सीखी जा सकती है, अनुकरण। और तीसरा होता है अभ्यास। ये 3 योग्यताएं होनी आवश्यक है। एक मनुष्य को भाषा को सीखने के लिए कितनी योग्यताएं, कितनी पात्रताएं होनी आवश्यक है? 3 पात्रताएं, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। कितनी पात्रताएं होनी आवश्यक है? 3 पात्रताएं होनी आवश्यक है। जिज्ञासा, अब देखो यहाँ पर जिज्ञासा का मतलब सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। यहाँ से एक व्याकरण का एक टॉपिक निकल कर आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें शब्द आता है जिज्ञासु, सीखने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। और यहाँ जिज्ञासा है अर्थात सीखने की इच्छा, सीखने की उसमें कितनी इच्छा है, सीखने की इच्छा। इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो भाषा को कितनी जल्दी सीख सकता है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी वो उतनी ही जल्दी उस भाषा को सीख सकता है। अनुकरण, दूसरा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। अनुकरण यानी किसी के द्वारा, किसी की नकल करके हम भाषा को सीख सकते हैं। जैसे एक बच्चा अध्यापक की भाषा का अनुकरण करता और धीरे धीरे वो सीख जाता है। इसलिए अनुकरण के द्वारा भाषा सीखी जाती है। अनुकरण, अनुकरण का सबसे बढ़िया उदाहरण है जिस प्रकार से प्रार्थना सभा में क्या होता है, 3 या 4 बालिकाओं का समूह प्रार्थना बोलता है और सारे बच्चे उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। इस प्रकार से वो क्या है? अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। और तीसरा आता है, तीसरी पात्रता है अभ्यास। अभ्यास कर करके भी भाषा को सीखा जा सकता। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात शिल पर पड़त निशान। अर्थात ये 3 पात्रताएं जिस व्यक्ति में है वो भाषा को सीख सकता है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ये 3 पात्रताएं होनी आवश्यक है। जिज्ञासा जिस प्रकार से, जब तक, जैसे एक थार्नडाइक का एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं साइकोलॉजी में, उनका एक आता है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, पानी पीने की इच्छा नहीं होगी, तब तक वो पानी नहीं पी सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसके अंदर सीखने की जितनी प्रबल इच्छा होती है, जितनी ज्यादा उत्सुकता होती है, ललक होती है, वो उतनी ही जल्दी सीख लेता, चाहे वो अनुकरण की हो चाहे अभ्यास की हो।
इस प्रकार से 3 पात्रताएं होती हैं बालक को सीखने में। आगे हम पढ़ते हैं भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम, देखो अनुकरण के द्वारा बालक सीखता है, तो भाषा का विकास क्रम अनुकरण में सबसे पहले क्या करता है बालक? अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण, भाषा का विकास क्रम, तो सबसे पहले वो सुनता है, सुनना। सबसे पहले कार्य क्या होता है? सुनने का, फिर बोलने का, बोलना, और फिर पढ़ना, और सबसे अंत में लिखना। लिखना, इस प्रकार से ये भाषाई कौशल है हमारे। ये भाषाई कौशल है, शिक्षण विधियों में आता है टॉपिक, भाषाई कौशल है। भाषाई कौशलों में सबसे पहले क्या है? सुनना होता है। सबसे पहले बालक क्या करता है? सुनता है, और फिर उसके बाद में वो बोलने सीखता है, और बोलने सीखने के बाद में क्या है? पढ़ना सीखता है, और पढ़ने के बाद में लिखना सीखता है। यही क्रम रहता है, यही क्रम हमारा रहता है भाषा को सीखने का। सबसे पहले सुनना, फिर उसको बोलना, फिर उसको पढ़ना, और फिर लिखना। अर्थात इसको शॉर्ट में हम कहें ये भाषाई कौशल है। क्या है? कौशल। सबसे पहले हम इसे शॉर्ट में अगर कहें तो सुबोपली, सुबोपली, इसे हम सुबोपली के नाम से भी याद कर सकते हैं कि सुनना, स से क्या हो जाएगा? सु से सुनना, बो से बोलना, और प से पढ़ना, और ल से ली से लिखना। अगर इसको संस्कृत में हम देखें तो सरुपले, सरुपले, सर्व से श्रवण, व से वदन, और प से पढ़ना, और ले से लेखन। सर्व सर से क्या हो जाएगा? श्रवण करना, सुनना, व से वदन, व से वदन अर्थात बोलना, स से सुनना, और व से वदन यानी बोलना, प से पठन हो जाएगा, स से श्रवण, और ल से क्या हो जाएगा? लेखन। इस प्रकार से संस्कृत में हम देखें तो सारूपले अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण, वदन, पठन और लेखन, इस प्रकार से भाषाई कौशल है। अगर अंग्रेजी में इसे देखें हम तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? लिसनिंग। क्या हो जाएगा? लिसनिंग। उसके बाद में स्पीकिंग। क्या हो जाएगा? स्पीकिंग, स्पीकिंग। और उसके बाद में रीडिंग, रीड, रीडिंग हो जाएगा। और उसके बाद में राइटिंग हो जाएगा। इस प्रकार से भाषाई कौशलों का कर्म है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा का विकास कर्म यहाँ से प्रारंभ होता है, सबसे पहले सुनने से, फिर बोलने से, फिर पढ़ने से, फिर लिखने से। अगर इसको हिंदी में देखें तो सुबोपल्ली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और संस्कृत में पढ़े तो सारूपले, श्रवण, वदन, पठन, लेखन। और अंग्रेजी में अगर देखें, हम इंग्लिश में अगर देखें तो सुनना, लिसनिंग, बोलना, स्पीकिंग, पढ़ना, रीडिंग, और लिखना राइटिंग से हो जाता है। इस प्रकार से भाषाई कौशलों के माध्यम से भाषा का विकास होता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। देखो आपने सुना होगा भाषा के बहुत सी किताबों में 2 प्रकार लिखे हुए, बहुत सी में 3 लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3। बहुत सी जगह आपने 2 पढ़ेंगे और बहुत सी जगह 3 पढ़े होंगे। यहाँ पर हम 3 पढ़ेंगे। मौखिक, क्योंकि भाषा के प्रकार 3 होते हैं। भाषा कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। भाषा कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3। सबसे पहला होता है हमारा मौखिक भाषा। क्या होता है? मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा, लिखित भाषा। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा।
भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा, फिर उसके बाद में लिखित भाषा और फिर सांकेतिक भाषा। 3 प्रकारों के रूप में हम भाषा को पढ़ते हैं। भाषा के प्रकारों में सबसे पहला मौखिक भाषा, जो बोलकर, जिसे हम व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है। अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है? बोलकर करता है। और सुनने वाला उसे कैसे करता है? सुनकर करता है। दूसरा है लिखित भाषा। इसमें विचार अपने किसके माध्यम से प्रकट किए जाते हैं? लिखकर प्रकट किए जाते हैं। और जिस इनको जो जानने वाला है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो इसे पढ़कर समझ लेता है। और तीसरा है सांकेतिक। संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। इस प्रकार से भाषा के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। अर्थात जो साधन या माध्यम काम में लिया जाता है मौखिक भाषा में, वो बोलकर, एक व्यक्ति अपने विचार कैसे प्रकट करता है? बोलकर। और इन्हें विचारों का, जिसके जो विचारों को प्राप्त करता है, वो कैसे करता है? सुनकर समझ लेता है। कैसे समझ लेता है? सुनकर। लिखित भाषा में विचार कैसे प्रकट किए जाते हैं? लिखकर। लिखकर। और उसे समझने वाला कैसे समझ लेता है? पढ़कर समझ लेता है। पढ़कर समझ लेता है। और सांकेतिक भाषा में संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। सांकेतिक, संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। जिस प्रकार से गूंगा होता है, अगर उसे भूख लगी हो तो वो इशारे करता है, अपने पेट को दिखाता है, पेट की तरफ इशारा करता है। तो यह सांकेतिक भाषा। इस प्रकार भाषा के 3 स्वरूप होते हैं। अब इनमें से यूं पूछ लिया जाए कि सबसे कठिन भाषा का प्रकार कौन सा है और सबसे सरल कौन सा है, तो सबसे कठिन जो भाषा का प्रकार है वो होगा सांकेतिक भाषा। कौन सा होगा? सांकेतिक भाषा। क्योंकि इसमें संकेत निश्चित नहीं होते, हर किसी के लिए समझना आसान नहीं होता है। संकेतों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, इसलिए सबसे कठिन है। भाषा का सबसे कठिन प्रकार, सबसे कठिन प्रकार अगर पूछा जाए, भाषा का सबसे कठिन प्रकार अगर पूछा जाए, भाषा का सबसे कठिन प्रकार अगर पूछा जाए, भाषा का सबसे कठिन प्रकार तो होगा सांकेतिक भाषा। कौन सा होगा? सबसे कठिन प्रकार कौन सा होगा? सांकेतिक भाषा या संकेत भाषा। सांकेतिक भाषा। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि इसमें संकेतों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, निश्चित चिन्ह नहीं होते, निश्चित संकेत नहीं होते, इसलिए भाषा का सबसे कठिन प्रकार अगर है तो वो सांकेतिक भाषा है। दूसरा, भाषा का सबसे सरल, भाषा का सबसे सरल प्रकार, भाषा का सबसे सरल प्रकार, सरल प्रकार अगर कोई है तो वो है मौखिक भाषा। कौन सा है? मौखिक भाषा। क्योंकि मौखिक भाषा में शब्दों को बोलते ही सुनने वाला तुरंत समझ लेता है, उनके विचारों को प्रकट करते ही वो तुरंत समझ में आ जाते हैं, इसलिए सबसे सरल अगर प्रकार है तो मौखिक है। और भाषा का कठिन, भाषा का कठिन व सरल प्रकार अगर कोई है तो वो लिखित है, लिखित भाषा। कौन सा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा। भाषा का कठिन व सरल कोई प्रकार है तो वो है लिखित भाषा। देखो, जैसे लिखित भाषा मेरे लिए हिंदी लिखित भाषा क्या है? सरल हो सकती है, लेकिन किसी और के लिए वो कठिन हो सकती है, क्योंकि वो उर्दू पढ़ता है या उर्दू की नॉलेज उसे है, तो उसके लिए हिंदी कठिन हो सकती है और मेरे लिए उर्दू कठिन हो सकती है। इसलिए जो जिस भाषा को पढ़ रहा है, जिसे जिस भाषा का ज्ञान है, वो भाषा उसके लिए सरल हो जाती है, और जिसे उस भाषा की जानकारी नहीं, वो उसके लिए कठिन हो जाती है। इस प्रकार से जैसे कक्षा 10 पास करने के बाद में सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आती है विषय चयन की समस्या। विषय चयन करने में हमें भाषा को देखना पड़ता है कि कौन सी भाषा हम ले, कौन सा विषय हम ले जो हमारे लिए सरल हो, तो अर्थात जो हमें सरल लगता है उसी विषय का हम चयन करते हैं, कठिन को नहीं।
अब उसके लिए हम क्या है, अपनी 10वीं की मार्कशीट देखते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में है और उसी विषय का चयन कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए सरल हो जाती है। और जो जिसमें नंबर कम है वो हमारे लिए कठिन हो जाती है। तो ये इस प्रकार से लिखित भाषा है वो सरल भी है और कठिन भी है। और सबसे कठिन अगर है तो सांकेतिक भाषा, और सबसे सरल अगर है तो मौखिक भाषा का स्वरूप है, मौखिक भाषा का प्रकार है। सबसे सरल और सबसे कठिन कौन सा है? सांकेतिक भाषा है। कठिन और सरल का समन्वय लिखित भाषा में है। जो जिसे जानता है वो उसके लिए सरल है, और जो जिसे नहीं जानता, जो भाषा उसके लिए जानकारी का नहीं है, वो उसके लिए क्या हो जाता है? कठिन। देखिए अब हिंदी को हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। हिंदी को हम भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है इसका, राजनीतिक क्या है, 3 दृष्टिकोणों से हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या रहा है हिंदी का, हिंदी कैसे आई, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। दूसरा है भौगोलिक भौगोलिक दृष्टिकोण, और तीसरा है राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण। तीनों दृष्टिकोणों से हम हिंदी को पढ़ेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण देखिए, पहला ऐतिहासिक, दूसरा भौगोलिक और तीसरा राजनीतिक दृष्टिकोण। सबसे पहले हम इतिहास के आधार पर प्राचीन हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी आई कैसे है। दूसरा हम पढ़ेंगे भौगोलिक, कहाँ कहाँ ये बोली जाती है, कहाँ कहाँ इसका बोली का क्षेत्र है। और तीसरा है राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण में हिंदी का क्या स्थान है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण में। नंबर 1 ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, देखो ऐतिहासिक दृष्टिकोण में अगर हम सब चले तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है हमारी? संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। और संस्कृत के 2 रूप थे, एक तो था वैदिक रूप, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा था लौकिक संस्कृत। दूसरा कौन सा था? लौकिक संस्कृत। दूसरा कौन सा रूप था? लौकिक संस्कृत। देखिए वैदिक संस्कृत बड़ी क्लिष्ट साहित्य में था इसका वर्णन, जैसे इस वैदिक साहित्य में वेद, उपनिषद, पुराण आदि लिखे गए, वेद, उपनिषद, पुराण आदि लिखे गए। और लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत की रचना हुई है, रामायण महाभारत। लौकिक संस्कृत उस समय आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, लौकिक संस्कृत उस समय आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, और वैदिक संस्कृत ग्रंथों की भाषा हुआ करती, इसलिए लोगों के लिए ये सरल भाषा थी, लौकिक संस्कृत में बोलचाल करते थे। तो ये लौकिक संस्कृत का धीरे धीरे स्वरूप बिगड़ा और ये चली गई पाली में। आगे देखते हैं। देखो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी। संस्कृत के 2 रूप हमने पढ़े, पहला वैदिक, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा लौकिक संस्कृत। दूसरा कौन सा था? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, पहला वैदिक और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद उपनिषदों की रचना हुई है, वेद उपनिषदों की रचना हुई है, या पुराणों की रचना हुई। ये ग्रंथों के, वेद उपनिषदों और पुराणों की भाषा थी। और उस समय प्राचीन समय में जो आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी वो लौकिक संस्कृत थी। इसमें रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई, महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई। लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी, धीरे धीरे इसका स्वरूप में परिवर्तन हुआ समय के साथ, और ये पाली में आकर परिवर्तित हो गई। पाली भाषा में बदल गई। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली भाषा कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की भाषा हुआ करती थी। पाली भाषा कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म, इस पाली भाषा में बौद्ध धर्म के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, त्रिपिटक ग्रंथ, वो लिखे गए। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। बौद्ध धर्म के
त्रिपिटक ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ और यही पाली भाषा प्राकृत में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? प्राकृत में बदल जाती है। और प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा हुआ करती थी। जैन धर्म की भाषा हुआ करती थी। और जैन धर्म के ग्रंथों की रचना कौन सी भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा में हुई है। कौन सी भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा में। और धीरे धीरे क्या होता है? प्राकृत भाषा किस में बदल जाती है? इसका स्वरूप बिगड़ता है, इसका रूप बिगड़ता है। जैसे रूप बिगड़ना प्रारंभ होता है और वैसे ही रूप बिगड़ना शुरू होता है और ये बदल जाती अपभ्रंश में, रूप बिगड़ना प्रारंभ होता है। किसका? प्राकृत का। तो किस में आ जाती है? अपभ्रंश में आ जाती है। कौन सी भाषा में आ जाती है? अपभ्रंश में। अपभ्रंश कहा गया, रूप बिगड़ने पर इसे क्या कहा गया? अपभ्रंश भाषा कहा गया। जैसे रूप बिगड़ने में रामेश्वर जो था, इसे धीरे धीरे क्या कहने लगे? रामेश्वर कहने लगे। ये रूप बिगड़ना है, रामेश्वर शॉर्ट में अपना। और धीरे धीरे इसे रूप बिगड़ने लगा तो वो अपभ्रंश में आ गई। किसमें बदल गई? प्राकृत भाषा अपभ्रंश में बदल गई। और अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति होती है? शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश आती है। शोरसेनी अपभ्रंश आती है। और शोरसेनी अपभ्रंश से धीरे धीरे क्या है? हिंदी आती है। इस प्रकार हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहा है, हिंदी हमारे पास आती है। तो ये इस प्रकार से सबसे पहले संस्कृत के दो रूप, वैदिक संस्कृत जिसमें वेद उपनिषद पुराणों की रचना हुई है। दूसरा रूप जो दूसरा है लौकिक संस्कृत के रूप में था, उसमें रामायण महाभारत लिखी गई है। लौकिक संस्कृत धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित हुई और पाली भाषा में बदल गई और पाली भाषा में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए। पाली भाषा धीरे धीरे समय के साथ बदली और प्राकृत में आ गई। प्राकृत का धीरे धीरे रूप बिगड़ना प्रारंभ हुआ, अपभ्रंश में आ गई और अपभ्रंश में आने के बाद में अपभ्रंश का धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और शोरसेनी अपभ्रंश में आ गई। किसमें आ गई? शोरसेनी अपभ्रंश में आ गई। और शोरसेनी अपभ्रंश से धीरे धीरे क्या है? हिंदी का उद्भव हुआ। इस प्रकार से ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। एक क्वेश्चन आता है जैसे हिंदी का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है? हिंदी की उत्पत्ति हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? किस भाषा से हुई? क्या हिंदी का उद्भव किस भाषा से हुआ है? उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? नंबर 1 संस्कृत, नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 आ जाता है अपभ्रंश, और नंबर 3 पे ऑप्शन है हमारा शोरसेनी अपभ्रंश, और नंबर 4 हमारा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी का उद्भव किससे हुआ है? कौन हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है अपभ्रंश, तीसरा है शोरसेनी अपभ्रंश और चौथा उपरोक्त सभी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से। सबसे निकटतम उत्तर दिया जाता है। ऐसे विकल्प में तीनों आ जाए तो सबसे निकटतम जो उत्तर है हमारा, सबसे निकटतम जो जवाब है ये है शोरसेनी अपभ्रंश। अगर विकल्प में शोरसेनी नहीं है, अगर विकल्प में शोरसेनी अपभ्रंश नहीं है तो फिर हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? अगर विकल्प में शोरसेनी अपभ्रंश नहीं आता है तो हिंदी की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? अपभ्रंश भाषा से हुई है। और अपभ्रंश भी अगर उत्तर विकल्प में नहीं है तो फिर हमारा अगला जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। इस प्रकार से सबसे निकटतम उत्तर दिया जाता है। जो सबसे निकट का उत्तर है, सबसे निकटतम है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे
इसके आगे हम पढ़ेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण, हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक के बाद में भौगोलिक दृष्टिकोण, देख हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण। हिंदी भारत के मध्य भाग में बोली जाती है। मध्य भाग, भारत का जो मध्य भाग है, मध्य भाग का मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना नदियों का जो विशालतम मैदान है, उसी क्षेत्र में हिंदी का प्रभाव ज्यादा है, या वही हिंदी भाषा का क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा इसको बोला जाता है। हिंदी का जो है सबसे ज्यादा बोलने का जो क्षेत्र है जहाँ इसका प्रभाव ज्यादा है वो मध्य भारत है। कौन सा है? मध्य भारत में बोली जाती है। और मध्य भारत में भी अगर राज्य हम डिसाइड करें कि कौन कौन से राज्यों में बोली जाती है, तो देखिए आप, राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रभाव है। दूसरा है झारखंड, झारखंड में बोली जाती है। तीसरा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी का प्रभाव है। मध्य भारत के राज्य हैं। चौथा अगर देखें तो मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश। पांचवा अगर देखें हम तो उत्तर प्रदेश यूपी, यूपी में भी क्या है? हिंदी का प्रभाव है। छठा अगर देखें तो दिल्ली, दिल्ली में भी क्या है? इसका प्रभाव है। सातवां अगर देखें हम तो तो बिहार, बिहार में भी क्या है? हिंदी बोली जाती है, बिहार। और आठवां अगर देखें तो हरियाणा में भी हिंदी का बाहुल्य अर्थात हिंदी बोली जाती है। प्रांत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हिंदी का प्रभाव अच्छा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो देखिए हिंदी का प्रभाव क्षेत्र ज्यादातर जो है राजस्थान मध्य में है, झारखंड मध्य में है, मध्य भारत में आते हैं। हिमाचल प्रदेश भी लगभग मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश बीचों बीच हमारे मध्य में है, यूपी भी उत्तर भारत में है, मध्य भारत में आता है, दिल्ली भी है ना, आसपास का क्षेत्र बिहार भी है, हरियाणा भी है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हिंदी का प्रभाव अच्छा माना जाता। तो इस प्रकार से ये क्या है? हिंदी का प्रभाव क्षेत्र है, हिंदी की भौगोलिक दृष्टिकोण है कि भौगोलिक दृष्टि से हिंदी का प्रभाव कहाँ कहाँ या कौन कौन से क्षेत्रों में है, हिंदी का प्रभाव कौन कौन से क्षेत्रों में है। अब हम देखते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण में हिंदी का हम सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत क्या स्थान है हिंदी का, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत क्या स्थान है। राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण हिंदी का हमने सबसे पहले पढ़ा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में सबसे पहले संस्कृत का उद्भव पढ़ा, संस्कृत के बाद में हमने पढ़ा फिर पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश के बाद में हिंदी का उद्भव हुआ है। भौगोलिक दृष्टिकोण में हमने पढ़ा है कि जो हिंदी है, हिंदी मध्य भारत में बोली जाती है, और मध्य भारत के जो प्रभाव क्षेत्र है जहाँ हिंदी का प्रभाव ज्यादा है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, एमपी है, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, ये सब जो राज्य हैं यहाँ पर हिंदी का काफी बाहुल्य, काफी प्रभाव है। आगे देखते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण। और राजनीतिक दृष्टिकोण में जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक यानी संविधान में क्या स्थान है, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक। देखिए जो हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, अनुसूची 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है जहाँ पर हिंदी को स्थान दिया गया है। हिंदी संबंधी प्रावधान है उसमें 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया। कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को, और 22 में से एक हमारी हिंदी भी है। अर्थात संवैधानिक जो प्रावधान है अनुच्छेद अनुसूची 8 में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए, और उन अनुसूची 8 में भाषा संबंधी प्रावधान में हमारे भारत की 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिनमें एक हमारी क्या है? एक हमारी हिंदी भी
है, एक हिंदी भी है जिसे संविधान में स्थान दिया गया है, एक हमारी हिंदी भी है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में हमारी हिंदी भी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए, जिनमें 22 भाषाओं में से एक हमारी हिंदी भी शामिल है। अब देखिए राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी का क्या स्थान है? राजभाषा, राजभाषा के संदर्भ में अगर देखें हम, तो राजभाषा के रूप में हमारे हिंदी को राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी को भाग 17 में, राजभाषा के रूप में संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद है उनमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अर्थात हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक प्रावधान किए गए हैं। अर्थात राजभाषा के संदर्भ में प्रावधान किए गए हिंदी को लेकर संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351। अब ये हमारे पास प्रश्न आता है कि राजभाषा क्या है? राजभाषा क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषा, बोली क्या है? तो देखते हैं इनमें। देखो ये हमारे शब्द निकल कर आते हैं। बोली, पहला बोली, दूसरा है भाषा, दूसरा है भाषा, तीसरा है मातृभाषा, मातृभाषा, चौथा है राजभाषा, राजभाषा, और पांचवा है राष्ट्रभाषा। देखो ये 5 प्रकार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, भाषा के प्रकार नहीं है, भाषा के नाम है। देखिए आप 5 प्रकारों से हम यहाँ समझ रहे हैं। अब तक हम इनमें अंतर नहीं कर पाए हैं कि बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है और मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। देखिए आप, देखो बोली, बोली का क्या है? एक सीमित क्षेत्र होता है। बोली भी एक भाषा का ही रूप होती है, विचारों का आदान प्रदान करने का ही एक साधन है। बोली भी क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने का ही साधन है, विचारों का आदान प्रदान करने का ही एक साधन है, आदान प्रदान करने का ही एक साधन है, विचारों का आदान प्रदान का साधन है क्या? बोली। बोली भी विचारों का आदान प्रदान करने का ही एक साधन है, परंतु इसकी जो सीमा है वह सीमित होती है। इसकी सीमा क्या होती है? सीमित होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बिल्कुल संकीर्ण होता है, और ये बोली धीरे धीरे विस्तार पा लेती है, इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। ये क्या होती है? भाषा का रूप धारण कर लेती है। अर्थात जिस बोली का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, धीरे धीरे वो साहित्य में स्थान पा लेती है, तो उससे भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो बोली क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने का एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में एक साधन है विचारों को आदान प्रदान का। जिस प्रकार से कहा गया है, कहावत भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले पानी। अर्थात हर कोस पर क्या है? पानी बदल जाता है और 3 कोस पर वाणी बदल जाती है। तो इसकी जो सीमा है वो सीमित होती है, संकीर्ण क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। और जब यही बोली धीरे धीरे विस्तार पा लेती हैं और बहुत ही व्यापक क्षेत्र इसका हो जाता है और साहित्य में भी इसकी रचनाएं लिखी जाने लगती हैं, तो धीरे धीरे ये क्या है? भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। विचारों का आदान प्रदान करने का व्यापक क्या है? व्यापक क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे क्या कहेंगे? उसे हम भाषा कहेंगे। और ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? सीमित, जिसका क्षेत्र संकीर्ण हो। जैसे हम देखें ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। अब इसमें क्या है? जैसे यहाँ जयपुर, जयपुर क्षेत्र, यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बोली जाती है। यहाँ पर अलवर, भरतपुर, मेवाती बोली जाती है। तो ये बोलियां हैं। यहाँ पर ये हमारा कोटा बारा झालावाड़ जो है क्षेत्र, बूंदी, ये जो 4 जिले आते हैं, कोटा बारा, बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों में हाड़ौती बोली जाती थी। एक निश्चित क्षेत्र है, इनका सीमित क्या है? सीमित है। इधर से यहाँ आ जाए डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, तो यहाँ बोली जाती है वागड़ी बोली बोली जाती है।
अगर यहाँ आ जाए उदयपुर प्रतापगढ़ के आसपास, तो यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है, चित्तौड़गढ़ के आसपास। अगर यहाँ हम चले जाएं तो यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती। यहाँ अगर आ जाए हम तो यहाँ शेखावाटी बोली जाती है। तो ये क्या है, शेखावाटी। क्या है ये शेखावाटी? चूरू सीकर का क्षेत्र है जहाँ पर शेखावाटी बोली जाती है ना। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जहाँ पर शेखावाटी बोली, यही। और पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो पूरे राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। अभी इन बोलियों का जो क्षेत्र है सीमित है, लेकिन इन सब बोलियों से मिलकर बनी है राजस्थानी भाषा, तो उसका क्षेत्र थोड़ा विस्तृत है। तो इस प्रकार से भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है। मातृभाषा क्या होती है? माँ के मुख से जो बच्चा सीखता है, माँ के मुख से जो बच्चा बालक सीखता है, वो मातृभाषा होती है। माँ के मुख से अर्थात परिवार से या समाज से सीखी जाती है। मातृभाषा कहाँ से सीखी जाती है? माँ की भाषा, परिवार की भाषा, समाज की भाषा, माँ के मुख के द्वारा बालक सीखता है, वो मातृभाषा होती है। राजभाषा क्या होती है? एक राज्य या देश की प्रशासनिक भाषा, एक राज्य या देश की क्या है, राजकार्य की भाषा, जहाँ जिस भाषा में उस देश या राज्य का क्या है, शासन संचालित किया जाता है, शासन संचालित किया जाता है। प्रशासनिक कामकाज की भाषा, राजकार्य की भाषा, जिसमें शासन संचालित किया जाता है उस राज्य की। संवैधानिक भाषा, जिसे संविधान में दर्जा दिया गया है, वो राजभाषा है। क्या है? वो राजभाषा के अंतर्गत आती है, अर्थात जिसका संविधान में प्रावधान किया गया है और वो उसी भाषा में उस देश या राज्य में शासन संचालित किया जाता है, अर्थात राजकाज की जो भाषा है उसे हम राजभाषा कह सकते हैं। और राष्ट्रभाषा, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, हमारे देश में केवल 22 भाषाओं को संविधान में राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और अनेक धर्मों के लोग रहने के कारण क्या है, यहाँ किसी अपने देश की, भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे हम? किसी राज्य या देश की जनता, जो पूरी संपूर्ण जनता उस भाषा को बोलती है, अर्थात किसी देश या राज्य की संपूर्ण अधिकांश जनता, अधिकांश लोग उस भाषा को बोलते हैं, उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा हम दे सकते हैं। और ऐसा हमारे भारत में है नहीं, यहाँ पर अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं, विभिन्न भाषाएं और विभिन्न बोलियां हैं, और सभी लोगों की, पूरे देश की एक कोई भाषा नहीं है। अर्थात एक देश या राज्य के लोगों के द्वारा, अधिकांश लोगों के द्वारा, संपूर्ण देश के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा हम दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने भाषा के स्वरूप के बारे में ऐतिहासिक, भौगोलिक और संवैधानिक, राजनीतिक दृष्टिकोण पढ़ा है। अब इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक आता है वह व्याकरण का प्रारंभ होता है। क्या होता है? व्याकरण हम पढ़ेंगे। व्याकरण का टॉपिक